गुड मॉर्निंग बच्चों बीए सेकेंड की थर्ड सेमेस्टर की इस जो डाउट क्लियरिंग सेशन की क्लास है जो चैप्टर 3 पर आधारित है। हमने पिछले दिनों चैप्टर 3 पढ़ा, इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ। बच्चों, जैसा कि मैंने उस वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हम जितनी गहराई पे जाएंगे उतनी ही चीज़ें हमारे लिए नई आएंगी और हम उतने ही सीख पाएंगे। तो आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप मेरे से पूछें। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। यदि इन प्रश्नों को देखें तो बच्चों ये प्रश्न हैं जो काफ़ी गहराई लिए हुए हैं। फिर वही बात कि इस चैप्टर में, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पक्ष का चैप्टर है और आप सभी को थोड़ी बहुत एलिमेंट्री फिजिक्स की जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे आप अधिक से अधिक जो है इस चैप्टर को समझ पाएँ। तो चलिए इस डाउट क्लियरिंग सेशन को देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए। सबसे पहले एक छात्रा ने बड़ा ही सिंपल और सहज सवाल पूछा कि सर इंसोलेशन क्या होता है। तो बच्चों, जैसा चैप्टर का नाम ही है, सोलर रेडिएशन जो है उस पर आधारित ये चैप्टर है, तो इसको कहते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हम जानते हैं कि धरती पर जो भी ऊष्मा आती है वो हमारी इस धरती को चलाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य जो है वो लघु तरंगों के रूप में जो ऊर्जा हमें देता है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। यानी इंसोलेशन इज द रेडिएशन फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, तो ये रेडिएशन कैसा आता है? लघु तरंगों के रूप में आता है। और ये लघु तरंगे जो हैं धरती पर जो तापमान है, जीवन है, जीवन से जुड़े हुए विभिन्न चक्र हैं, उनको चलाने में मदद करती है। एक सवाल ये भी था कि हीट बजट क्या होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया, मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि बजट जब भी शब्द आए तो उसमें दो तत्व होते हैं। एक तो है इनकमिंग और दूसरा है आउटगोइंग। यानी जब हम इनकम की बात, जब हम अपने पर्सनल बजट की बात करते हैं तो उसमें एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। यानी एक तो होता है आय और एक होता है व्यय। उसी तरह जब हम हीट बजट की बात करते हैं तो हीट बजट से अभिप्राय ये है कि कितनी ऊर्जा आ रही है, इनकमिंग कितनी है और साथ में कितनी ऊर्जा बाहर जा रही है, यानी आउटगोइंग क्या है। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम हीट बजट कहते हैं। एक सवाल आया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोपोग्राफी एंड रेडिएशन। बच्चों, जब भी कभी हम टोपोग्राफी, यानी अगर आप इस सवाल को ध्यान से सुने तो प्रश्न था कि संबंध कैसा है जो हमारी जो स्थलाकृतियाँ हैं और जो हमारा रेडिएशन है उसके बीच में, इंसोलेशन के बीच में कैसा संबंध है। बच्चों, यदि हम देखें तो हमारी धरती दो गोलार्ध में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यदि उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें और हमारी कोई टोपोग्राफी माउंटेनियस है तो जो साउथ स्लोप है वो काफ़ी अधिक रेडिएशन रिसीव करती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न स्लोप जो है वो काफ़ी रेडिएशन रिसीव करती है एज़ कम्पेयर टू जो साउदर्न स्लोप है। तो इस तरह रेडिएशन जो है वो आस्पेक्ट पे निर्भर करता है कि स्लोप की जो डायरेक्शन क्या है। स्लोप की किसी भी दिशा में स्लोप हो सकती है बच्चों, और ये जो स्लोप की डायरेक्शन है ये निर्धारित करती है कि कितना रेडिएशन आएगा। जैसा मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न स्लोप और साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न स्लोप अधिक जो है रेडिएशन रिसीव करती है। नॉर्मली ये स्थान जो हैं अधिक गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लोप। तो कहने का अभिप्राय ये है कि टोपोग्राफी का एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह कोई टोपोग्राफी प्लेन है, सपोज इमेजिन करें हम नॉर्दर्न प्लेन में, तो यहाँ पर लगभग पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन में एक जैसी जो है रेडिएशन रिसीव होगी। वहीं माउंटेनियस या हिली या प्लेटू रीजन में जो आस्पेक्ट है, आस्पेक्ट होता है, एक होता है स्लोप, स्लोप होता है एंगल के कितना है, और आस्पेक्ट होता है कि उसकी जो स्लोप की डायरेक्शन क्या है। तो जो डायरेक्शन होती है वो टोपोग्राफी में रेडिएशन को या इंसोलेशन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसी तरह एक प्रश्न ये है कि सोचने का विषय है ये
कि किस तरह जो सूरज से जो ऊर्जा आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, लेकिन जैसा मैंने क्लास में बताया कि हमारी जो धरती रात को जो रेडिएशन देती है वो लॉन्ग वेवलेंथ में देती है। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आया था, काफ़ी रोचक सवाल है, यदि आप भी इस पर सोचें तो बच्चों एक फिजिक्स में एक नियम होता है, प्लैंक्स लॉ कहते हैं उसको। वो कहता है कि जो सोलर रेडिएशन होता है या कोई भी रेडिएशन होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है। यानी कोई बहुत अधिक तापमान वाली यदि कोई ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो बहुत हाई टेम्परेचर का है तो उतना ही उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लो होगी। वहीं जितनी शॉर्टर एनर्जी वाला है उतनी ही लॉन्ग वेवलेंथ में जो है वो एनर्जी देगा। तो जब हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में सोलर रेडिएशन की बात करते हैं, हम सन को एज अ बॉडी और अर्थ को एज अ बॉडी देखें तो हमारा जो सन है वो हाई टेम्परेचर का है, बहुत अधिक तापमान है, जिसके कारण वहाँ ऊर्जा का जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ है। वहीं जब हम अर्थ को देखें तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत लो है, जिसके कारण जो है उसकी वेवलेंथ जो है हाई है, लॉन्ग वेवलेंथ है। तो इस तरह प्लैंक्स लॉ जो है हम आर्ट्स के विद्यार्थियों को कई बार समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बेसिक सा नियम है फिजिक्स का जिसको हम प्लैंक्स लॉ कहते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा, जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह रेडिएशन की जो सोर्स ऑफ बॉडी है और रेडिएशन की वेवलेंथ है कैसा संबंध है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इनकमिंग वर्सेस आउटगोइंग रेडिएशन। तो बच्चों जैसा मैं आपको बार बार इस चैप्टर में कह रहा हूँ कि हमारी धरती पर जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो सूरज से आने वाली लघु तरंगों के रूप में होती है। यहाँ एक रोचक बात बताऊँ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। यानी जब भी कभी शॉर्ट वेवलेंथ आता है तो वो बहुत कम इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। वो आता है शॉर्ट वेवलेंथ और वो धरती पे टकराती है। धरती के टकराने के कारण फिर जब धरती बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो ये भी एनर्जी इमिट करती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वेवलेंथ कन्वर्ट कर देता है और अब एनर्जी जो है लॉन्ग वेवलेंथ में निकल रही है। ये लॉन्ग वेवलेंथ जो है हमारे अर्थ के पास वाले एटमॉस्फेयर को सबसे पहले गर्म करती है और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है ऊपरी वायुमंडल भी गर्म होता जाता है। इसीलिए तो देखिए कहते हैं कि जो पहाड़ हैं वो ठंडे हैं और निचले इलाके मैदानी इलाके गर्म हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो दीर्घ तरंगें हैं जो धरती से निकल रही हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं और ऊंचाई पे जाने पर जैसा हमने पीछे पढ़ा कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि हमारी जो अर्थ पे टेम्परेचर है वो सोलर रेडिएशन के कारण नहीं बल्कि सोलर रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के बाद जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इमिट हो रहा है, जो पार्थिव विकिरण इमिट हो रहा है उसके कारण है। और हमारा लोअर एटमॉस्फेयर गर्म होता है और धीरे 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 ये ऊर्जा हमारे एटमॉस्फेयर से इमिट कर जाती है। तो इस तरह नीचे धरती के पास वाली हवा अधिक गर्म होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर चेंज होने का एक और बड़ा कारण कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है, डेंसिटी है उनकी। ऊपर डेंसिटी कम है, नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं एनर्जी वाले वो दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं, जिनके कारण टेम्परेचर फर्दर कम रिकॉर्ड होता है। एक छात्रा ने सवाल पूछा कि सर जो हमारे पोलर रीजन है वो ठंडे क्यों हैं। तो बच्चों पोलर रीजन की और जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन की यदि हम उन्हें कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि हमारा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया है जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, इस ट्रॉपिकल रीजन में साल भर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस जब वो सीधी पड़ती हैं तो उन्हें एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और साथ ही साथ जिस एरिया पे वो अपने इम्पैक्ट डाल रही हैं वो भी बिल्कुल एक स्क्वायर के रूप में होता है, छोटा एरिया होता है। वहीं जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आप जानते हैं कि ध्रुवों पे जाने पे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं
ऑल्दो ये भी एक अपने आप में ज्योग्राफिकल फैक्ट है कि 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक साल के 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। तो 6 महीने दिन होते हुए भी वहाँ पर इतना अधिक तापमान नहीं होता है। एक अनुमान के तौर पे यदि आप देखें तो जो हमारे पोलर रीजन है वहाँ पर ठंड है बहुत अधिक पड़ती है, और गर्मियाँ जब होती हैं तो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो भी फ्रीजिंग पॉइंट के पास ही होता है। तो होता क्या है, जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो बच्चों दो फैक्टर एक साथ काम करते हैं। पहला कि हमारी जो रेज होती हैं सन रेज, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण वो उतनी गर्म नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहती। हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन या जो डिस्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो एनर्जी उतनी पावरफुल नहीं रहती, पहली बात। और दूसरी बात, साथ ही साथ जिस जगह वो इम्पैक्ट कर रही हैं वो स्क्वायर के रूप में ना होके वो एक लीनियर रेक्टेंगल बन जाता है, यानी वो थोड़ी दूर पे अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, वो स्प्रेड हो जाती है लंबी दूरी तक, जिसके कारण वो कम पावरफुल नज़र आती है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों एक सवाल और भी है कि जब हम धरती पर देखते हैं, अभी हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, ऑब्वियसली अभी हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी हम उसके इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, हम यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो पानी है और जो ज़मीन है दोनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, दोनों की डिफरेंशियल थर्मल प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, और वहीं पानी जो है वो देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। तो एक छात्रा ने मेरे से ये पूछा कि ऐसा क्यों है? तो यदि देखें तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि पहली तो ज़मीन की प्रॉपर्टी यदि हम देखें तो ज़मीन जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, पहली बात। दूसरी बात, वो नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात, वो फ्लूइड नहीं होती। यदि हम तीन प्रॉपर्टी के आधार पर देखें तो हम समझ पाएंगे कि वो किस तरह से एनर्जी को रिटेन करती है। तो सबसे पहले यदि सन से एनर्जी आई तो हमारी अर्थ सरफेस, क्योंकि वो नॉन ट्रांसपेरेंट है तो एनर्जी ऊपरी लेयर में ही रही। दूसरी बात, क्योंकि वो फ्लूइड नहीं है तो जाहिर सी बात है मिक्सिंग नहीं हुई। और तीसरी बात, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है तो उसने ऊपर ही धारण कर ली सारी एनर्जी, नीचे को डिफ्यूज़ नहीं हुई। तो इस तरह इन तीन कारणों से यदि हम देखें तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। वहीं ये तीनों प्रॉपर्टी यदि पानी के कंटेक्स्ट में देखें तो पानी फ्लूइड होता है, एनर्जी मिक्स हो जाती है। दूसरा, पानी ट्रांसपेरेंट होता है तो एनर्जी नीचे भी तक जाती है। और पानी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता, वो हीट को डिफ्यूज़ कर देता है दूसरी जगह, जिसके कारण ऊष्मा मिलने पर भी वो उसको वितरित कर देता है। वितरित ऊर्जा जल्दी रिलीज नहीं होती, इसलिए वो देर में ही गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। तो ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे अर्थ की जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात और बीच में हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी, पेरीहेलियन और एपीहेलियन। बच्चों, ये दो शब्द जो हैं बहुत कॉमनली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं जिनकी आप तैयारी करते हैं। बच्चों, हेलियन का मतलब होता है सन। तो पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन दो चीज़ें हैं, दो स्थितियां हैं। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है सन को जब रिवॉल्व करती है तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं करती, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब एक समय ऐसा होता है जब अर्थ सन के पास होती है, और एक समय ऐसा होता है जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो यदि हम देखें, जैसा मैंने वीडियो में भी बताया है कि यदि हमारे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, वो एवरेज डिस्टेंस है 14.92 करोड़ किलोमीटर्स, एवरेज डिस्टेंस है। लेकिन यदि हम सबसे पास की बात करें, जब उसको हम पेरीहेलियन कहते हैं, पेरी यानी समथिंग विच इज़ नियरर टू हीलियन, तो पेरीहेलियन जो स्थिति है उस समय 14.7 करोड़ किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है, यानी इस समय हम सन के बिल्कुल पास होते हैं। ये स्थिति होती है 3 जनवरी को।
वहीं एक स्थिति ऐसी होती है जब हम सबसे दूर होते हैं, यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं सन से। इसको हम कहते हैं एपीहेलियन। ये होती है 4 जुलाई की स्थिति, ठीक है। तो 3 जनवरी को हम सबसे पास होते हैं और 4 जुलाई को हम सबसे दूर होते हैं। अब बच्चों, जब हम इस फैक्ट को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग फिर एक प्रश्न अपने आप में उठाता है कि जब हम 3 जनवरी को सबसे पास में होते हैं तो हमारे यहाँ ठंड होती है। यदि होना तो ऐसे चाहिए था कि जब हम आग के पास बैठे हैं तो गर्मी होनी चाहिए थी 3 जनवरी को। तो बच्चों, यहाँ फिर एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमारे यहाँ जो जो सीजन्स हैं, हमने एक बार सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था सीजन्स क्या होते हैं। तो सीजन होते हैं जो एंगुलर इंक्लिनेशन है अर्थ का, उस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। हम सन के पास हैं बट हम एक्सिस वाइज हम सन के दूर हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर पास होते हुए भी हम सन के यहाँ पर सर्दियों का मौसम है, ठीक है। दूसरी बात, सर्दियाँ जो हैं पूरी धरती पे नहीं है। हम यदि इस समय जनवरी की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर गर्मी भी मौसम है। तो वो लोग पास हैं इसलिए अधिक गर्मी मिल रही है, और हम लोग दूसरी तरफ झुकाव है धरती का, इसलिए यहाँ पर सर्दी का मौसम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इट इज़ हार्ड फैक्ट कि हमारी जो धरती है 3 जनवरी को सन के सबसे पास में होती है, जिसको हम पेरीहेलियन कहते हैं, और उसी तरह 4 जुलाई को ये सबसे दूर होती है, जिसको एपीहेलियन कहते हैं। तो इस तरह ये एक रिलेशनशिप उभर के आता है जिसको आपको समझना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ों की अलग अलग होनी चाहिए, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में आपको जो सीजन्स हैं उनकी भी जानकारी दी गई कि सीज़न क्यों बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। अभी भी यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें बच्चों, हमारी इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ करें। अभी भी यदि बहुत सारे प्रश्न अगर आपके बच गए हैं तो मैं उनका भी जो समाधान करूँगा। आप पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझें, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो रटे नहीं, सिर्फ समझ की बात करें। ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में रटने की कोई भी चीज़ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रटे नहीं, डरे नहीं, और अच्छे से टेक्स्ट को पढ़ें, क्लास सुनें और डाउट क्लियरिंग सेशन को भी देखें। तो आपके जो ज़्यादातर